हाँ जी बच्चों, तो वापस से आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 के इस परिवार पे, जहां बच्चों मैं आप लोगों को कराने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये है हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, सीयूईटी के लिए, कोई भी एग्जाम आप दो, है ना। हर मतलब हर एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे हेनरी फ्योल के और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने होते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो ये कि यार ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है ना, और कैसे बने हैं, कौन है ये एफडब्ल्यू टेलर, कौन है ये हेनरी फ्योल, इन सब के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है ना। तो बेटा सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, वो एक सिद्धांत है, ठीक है। प्रिंसिपल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं या गाइडलाइंस बोलते हैं। ये एक तरीके की गाइडलाइंस हैं जो हर मैनेजर को मैनेजमेंट करते हुए फॉलो करनी होती है, राइट। अब सबसे पहली बात तो ये कि एफडब्ल्यू टेलर और ये जो आपके हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। एक एक करके हम सबके प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं, उसके लिए परेशान मत होना। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, मैनेजरियल प्रिंसिपल, कोई भी अगर आप प्रिंसिपल को उठा के देखेंगे ना बच्चों, तो वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। और आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस वन शॉट के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी के द्वारा समझाने वाला हूं, लाइन बाय लाइन आपको कीवर्ड्स देने वाला हूं। तो कॉपी पेन लेके बैठना और नोट डाउन करते रहना जो चीजें तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती हैं। जैसे ये वाली लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है आपके एग्जाम के लिए, आप लिख के आ सकते हो। भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? जनरल गाइडलाइन होते हैं किसी भी मैनेजर के लिए कि वो डिसीजन ले पाए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ओके, वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोस ऑफ प्योर साइंस। आपको मैंने बताया था कि साइंस के प्रिंसिपल अलग होते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अलग होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल फिक्स्ड हैं और उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये फिक्स्ड तो हैं, बट इनकी मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन ये फिक्स नहीं है बेटा, ये फ्लेक्सिबल है। ये कभी भी बदले जा सकते हैं समय के हिसाब से, सिचुएशन और टाइम के हिसाब से, राइट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज, ये देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। यानी कि जैसा समय, जैसा सिचुएशन के हिसाब से जो भी आप डिमांड है, मतलब सिचुएशन की जो डिमांड है, आप वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूटिलाइज करेंगे। और भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि वो लोगों से, इंसानों से डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है। और आप जानते हो बेटा कि ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक एंड सो एज टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो ना यार, ह्यूमन का बिहेवियर, इंसान का व्यवहार जो होता है बेटा, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है। और इसी वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी हमेशा बदलना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे नेचर पूछा गया है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या नेचर है, तो मैं सीधे आपको ना सीधे पॉइंट पे ले आता हूँ, इधर उधर की बातें किए बिना। सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज सर्विस सेक्टर। यानी कि सिंपल बातों में, सिंपल आसान भाषा में ये कहा जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, प्राइवेट बिजनेस हो, पब्लिक सेक्टर का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, सर्विस सेक्टर का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम आते रहते हैं, राइट। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क should be divided into small tasks and each employee should be trained to perform his or her specialized job। कि देखो भैया, अगर आपको अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, बच्चों प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम करना, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। और डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि एक इंसान एक समय पे एक काम करे, तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, राइट। करेक्ट है भाई। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब बात करते हैं सर जनरल गाइडलाइंस की। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना यार, वो जनरल गाइडलाइंस होते हैं। आप लोग बात समझ रहे हो? जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब है? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्टेट। वाह 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 यार, ये तो कीवर्ड मिल गया। ये तो मतलब थाली में परोस के एनसीईआरटी ने कीवर्ड दे दिया। और बच्चों मैं आपको बता दूं
कि क्लास 12th के एमसीक्यूज और सीयूटी में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम का स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और बेटा एक नहीं अनगिनत बार मैं आपको ये दावे के साथ डंके की चोट पे बता रहा हूँ कि ये कीवर्ड हमेशा से पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। ये नेचर बताइए, तो आपको बताना है कि ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस कि किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम का स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन तो बड़ी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो भैया सिंपल सी ये बात लिखी हुई है कि अगर आपको डील करना है तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को गाइडलाइंस की तरह लेना पड़ेगा। गाइडलाइंस की मतलब ये इतना बताते हैं कि देखो भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। The third point is formed by practice and experimentation कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे चलते हैं। देखो सर, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत बार मैनेजर्स के विजडम का इस्तेमाल किया गया। विजडम का मतलब है उनकी होशियारी का इस्तेमाल किया गया और उसके बेसिस पे निकलते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए भैया जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब है वो स्थिर नहीं रहते हैं। साइंस के प्रिंसिपल स्थिर हैं लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल स्थिर नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन इज सो डिमांड। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है और ये मैनेजर अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, है ना, टाइम के हिसाब से और नीड के हिसाब से चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिशन टू डू सो। मैनेजर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए? अब जैसे कितनी अथॉरिटी अपने पास कंसंट्रेट करनी है, सेंट्रलाइजेशन, और कितनी अथॉरिटी लोगों में बांट देनी है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आगे आते हैं और बात करते हैं बेटा मेनली बिहेवियरल। देखो भैया एक बात समझ लो, मैंने आपको बताया जहां पे बिहेवियर आ जाए, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना बच्चों, ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये लोगों के बिहेवियर के हिसाब से चलते हैं। आप समझ रहे हो? जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये लोगों के बिहेवियर के हिसाब से चलते हैं। देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। तो इसी वजह से ये भी बिहेवियरल है। इट इज नॉट दैट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट पर्टेन टू थिंग्स एंड फिनोमेना एट ऑल, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एम्फेसिस। क्या कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थिंग्स से या आप कह लो कि किसी फिनोमेना से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन बात है इंपॉर्टेंस की, बात है एम्फेसिस की, कि मेजरली इंसानों के बारे में डील करते हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ह्यूमंस में और मटेरियल रिसोर्सेज में, ताकि सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। आई होप बच्चा पार्टी की यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। छठे पॉइंट पे आते हैं। अभी देखो जाना नहीं है क्लास से, वन शॉट छोड़ के जाना नहीं है। एक बात समझ लो बेटा कि अभी सिर्फ नेचर पढ़ा रहा हूँ, नेचर के बाद आपको एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी समझाने वाला हूँ। राइट, सबसे पहले आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन in a large number of cases. As such, they tell us if that a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likelihood. नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, सुनो। ऐसा समझो पहाड़ है, ये पहाड़ है और पहाड़ से धुआं निकल रहा है। क्योंकि पहाड़ से धुआं निकल रहा है, स्मोक है, इसका मतलब आग लगी होगी, तो स्मोक है इफेक्ट और फायर क्या है? कॉज। बेसिकली बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉज और इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं कि क्या हुआ और उसका क्या नतीजा था। सबसे पहले क्या हुआ और उसका क्या नतीजा था, समझ रहे हो? इसके ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बात करते हैं और इसीलिए ये किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है आते हैं।
आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लेस देन परफेक्ट सिंस दे मेनली अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट परफेक्ट से थोड़ा कम है क्योंकि वो लोगों के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, सिचुएशन परिवर्तित होती रहती है, इसी वजह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी परिवर्तित होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है कंटिजेंसी, और जो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। देखो बेटा, कंटिजेंट का मतलब वो होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि कंटिजेंट का मतलब क्या होता है। कंटिजेंट का मतलब है कि जो सिचुएशन के हिसाब से काम हो, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड, इसको कहते हैं कंटिजेंट। समझ रहे ना, जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो उसे हम लोग कंटिजेंट कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना बच्चा पार्टी, ये कंटिजेंट है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स हैज टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डॉक्टर किरण मजूमदार के बारे में लिखा हुआ है। खैर, हम अपने चले आते हैं भैया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस पे। सबसे पहले, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हैं जो मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को कायदे से देख पाए। अगर कोई मैनेजर इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, तो उससे मैनेजर्स अपनी पास्ट मिस्टेक्स से कुछ सीख पाते हैं और टाइम बचा पाते हैं, प्रॉब्लम्स को सही तरीके से और जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। पढ़ के देख लो जो लिखा हुआ है कि इट विल आल्सो इनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली। जो प्रॉब्लम्स बार बार हो रही हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, इसके बारे में बात होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन करना, चाहे वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हो, है ना, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा लिमिटेड है, लोग लिमिटेड हैं, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। कह रहे हैं भैया रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि कॉस्ट लगे कम और बेनिफिट हो ज्यादा, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे साइंटिफिक डिसीजन की। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो साइंस की बात करते हैं, वो डाटा की बात करते हैं, वो फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके हिसाब से चलते हो तो आप साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे फैक्ट्स के हिसाब से, थॉटफुल यानी कि सोच समझ के, और जस्टिफिएबल यानी कि उसका जस्टिफिकेशन भी दे पाओगे इंटेंडेड पर्पस के लिए। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं, आपका डिसीजन अच्छा बनाएंगे और लॉजिकल थिंकिंग पे आपको ले जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल थिंकिंग। ब्लाइंड फेथ से दूर ले जाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग के पास ले जाएंगे। होता है ना भैया, अंध भरोसा नहीं करना है, लॉजिकल थिंकिंग करनी है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखो बेटा आपको पता है कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, अगला चैप्टर भी यही है हमारा, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो हमेशा बदलता रहता है ना। सोसाइटी के अलग अलग ट्रेंड आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में हमेशा बदलाव हुआ करते हैं, लीगल चेंजेस होते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, भैया बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। पॉइंट ये है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा बिजनेस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, और बदलना चाहिए, तभी तो आप काम कर पाओगे ना। तो वही लिखा हुआ है बेटा कि although the principles are in the nature of general guideline but they are modified as such help managers to meet changing requirements of the business। बिजनेस के बदलते हुए रिक्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों क्या लिखा हुआ है, द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस businesses especially limited companies to fulfill their social responsibility। बेटा हर बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी के प्रति भी कुछ काम करे, जैसे कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, फेयर रेट पे उनको बेचे, रीजनेबल रेट पे, है ना, कंज्यूमर्स का ध्यान रखे, कानूनों का पालन करे, गवर्नमेंट की हर एक बात माने,
ठीक है, वही लिखा हुआ है बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, पोल्यूशन को कम करे, है ना, पोल्यूशन ना बढ़ाए। तो वही लिखा हुआ है बच्चों कि हर कंपनी को सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होती है। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड इन रिस्पांस ऑफ दीस डिमांड। मैनेजमेंट की थ्योरीज एंड मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इन्हीं के हिसाब से चलने लगे हैं, राइट, डिमांड के हिसाब से। तो वही लिखा हुआ है भाई। कहानी देखिए सिंपल है, थोड़ा सा हम इसमें भटक गए, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया, अभी हम यहाँ पे, ये देखिए, तो वही लिखा हुआ है। मोरओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स आल्सो अज्यूम्स नेवर एंड कंटेम्परेरी मीनिंग विद अ चेंज इन टाइम। ठीक है, तो भैया सिंपल सी कहानी लिखी हुई है कि सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करने में भी ये मदद करता है, ये काम करता है, राइट। चलिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, आगे आ जाते हैं। देखिए बेटा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यही तो मैनेजमेंट की थ्योरी है, और ही क्या मैनेजमेंट के पास थ्योरी के बेसिस पे। एज सच दिस आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और इन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके आप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। You must be aware that entrance to management institute is preceded by management aptitude test। क्या कहा जा रहा है? आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर आपको मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में जाना है तो मैनेजमेंट के टेस्ट देने पड़ेंगे, और जो मैनेजमेंट के टेस्ट होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही होते हैं। तो सर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं FW टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं पहले आपको हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पे पहले एनसीईआरटी में टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले इन्हीं को पढ़ लेंगे, जो लिखा हुआ है वैसे ही चलेंगे। ठीक है, टेलर का पूरा नाम क्या था, टेलर के बारे में भी यहाँ पे बातचीत होगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये फादर एंड फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी थे। मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को शॉर्ट में एसएम लिख देता हूँ। इनका जो लाइफ टाइम था वो था मार्च 20 1856 से लेकर मार्च 21 1915। 1856 में 1856 में इनका जन्म हुआ, 1915 में इनका देहांत हुआ। बाय प्रोफेशन वाइज देखा जाए तो ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। एजुकेशन जो इनकी हुई थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई थी, स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1883 में, है ना, यानी कि पढ़े लिखे थे। और इनकी जो पोजीशन है वो लिखी हुई है कि इन्होंने क्या क्या जॉब करी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि राइटिंग्स क्या थी। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी किताब थी जो कि द अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और 1911 में ये पब्लिश हो गई एक किताब के तौर पे, इसको किताब बना दिया गया। चलिए अभी आगे देखते हैं भाई कि ये एफडब्ल्यू टेलर के बारे में हम लोग को और क्या क्या, इतना ही मुझे लगता है बहुत है। एफडब्ल्यू टेलर के बारे में इतनी जानकारी हमारे लिए बहुत है। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स थे क्या। ठीक है, 1910 में हिज हेल्थ स्टार्टेड टू फॉल एंड ही डाइड 1915 ड्यू टू निमोनिया। उनको निमोनिया हो गया था और उनका देहांत हो गया था। फिलहाल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इतना सा आप ये देखिए, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बेटा पहले के डेट पे ना इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये डब्बों में बहुत कुछ कहानी लिखी हुई है, तो आप इसको घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल पे ले आता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि पहले के टाइम पे उतनी इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ 1900s के टाइम पे और 1890, 1870, 1880 एक ऐसा टाइम पीरियड था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये सब डेवलप होना शुरू हो गई थी। और इसका मतलब है कि thousands of workers are employed under one roof। thousands of workers को एक छत के नीचे नौकरी करनी थी। employed under one roof, एक ही छत के नीचे thousands of workers को नौकरी करनी थी। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे जरूरत थी कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, जिनको फॉलो करके ना आप साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते थे डाटा की हेल्प से एंड फैक्ट्स की हेल्प से। यानी कि मैनेजर के पर्सनल ओपिनियन को यहाँ पे मना किया गया और कहा गया कि देखो भैया जो भी करो वो साइंस के हिसाब से करो, साइंटिफिक तरीके से काम करो। ठीक है, तभी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो पाएगी। और एक बात और बच्चों कि एफडब्ल्यू टेलर में और अगर आप हेनरी फ्यूल में डिफरेंस करते हैं ना, तो अभी अगर आपको डिफरेंस आगे होगा तो मैं बताऊंगा,
अगर आप डिफरेंस करते हैं एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल में तो एक बात समझिएगा, एफडब्ल्यू टेलर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करते हैं कि भैया इंडस्ट्रीज में क्या क्या बढ़िया हो सकता है, और जो आपके हेनरी फ्यूल है ना, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने की बात करते हैं, जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए एक बिजनेस का, ये उसको बेटर करने की बातें करते हैं आपसे, ठीक है। जबकि एफडब्ल्यू टेलर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक बार देख लेते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देखिए इन्होंने ये कहा कि आज की डेट पे मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए इनटू द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आज की डेट में साइंस के हिसाब से साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि एज डिफरेंट मैनेजर्स वुड फॉलो देयर indigenous rules of thumb, it is but a statement of the obvious that all would not be equally effective। क्या लिखा हुआ है कि देखो भैया ऐसी बात है, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अलग अलग मैनेजर अलग अलग हिसाब से अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। हम मैनेजर के हिसाब से कब तक चलते रहेंगे? अगर लॉस हुआ तो क्या मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टेलर का मानना ये था कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत कायदे का कीवर्ड आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि टेलर का मानना यही था कि देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, कि इस मेथड को डेवलप किया जा सकता है पढ़ाई करके और एनालिसिस करके। रूल ऑफ थंब को हटाने की बात टेलर करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको साइंटिफिक मेथड से हर एक काम करना है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ट्रेडिशनल मेथड्स की, यानी कि जो मेथड्स पुराने हो चुके हैं, जो मेथड्स अब पुराने हो चुके हैं प्रोडक्शन करने के। अच्छा फैक्ट्री, मैंने आपको क्या बताया, हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हैं। तो आपको ये भी बात बता देता हूँ कि इंडस्ट्रीज में होता क्या है, प्रोडक्शन होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुराने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को आप जांचिए कि उसमें क्या है, एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। और एनालिसिस कैसे हो पाएगा? वर्क स्टडी के माध्यम से। सर अब ये वर्क स्टडी क्या होता है? बेटा वर्क स्टडी के अंदर 4 तरीके की स्टडी आती है। पहला आता है फटीग स्टडी, दूसरा आता है मेथड स्टडी, तीसरा आता है मोशन स्टडी, ठीक है, और मेथड है, मोशन है और फटीग है, और चौथा आता है टाइम स्टडी। ये चारों स्टडी अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, रुके रहना। ये सारे वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। इन्होंने कहा कि वर्क स्टडी को फॉलो करो, ठीक है। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड व्हिच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू टेलर इवन। हाँ ये देखो ये मिल गया, छुपा हुआ था, ये देखो, देख रहे हो। According to Taylor, even a small production activity like loading picks of iron into boxcars can be scientifically planned and managed। क्या कहा जा रहा है कि छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो, एक बड़े से गाड़ी में लोहे के टुकड़े भी क्यों ना रखने हो, आप उस काम को भी साइंटिफिकली अरेंज कर सकते हो। इससे ना सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, ह्यूमन एनर्जी बचेगा, टाइम का वेस्टेज बचेगा, मटेरियल्स का वेस्टेज बचेगा। समझ गए ना बच्चों? तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कहा जा रहा है कि भैया साइंस के हिसाब से बात करो, मैनेजर के पर्सनल जजमेंट के हिसाब से बात मत करो। और बेटा इसी के साथ हमारा जो अगला प्रिंसिपल है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है हार्मोनी में रहो, एकता में रहो, शांति में रहो, पीस में रहो, डिस्कॉर्ड मत फैलाओ। डिस्कॉर्ड का मतलब है लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है बच्चों। देखिए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहते हैं भैया देखो, सिंस एज मैनेजर्स दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स। मैनेजर का काम क्या है? लोगों से काम निकलवाना, गेट द वर्क डन बाय वर्कर्स। मैनेजर का काम है लोगों से काम निकलवाना, ठीक है। और वर्कर्स का काम क्या है? पैसे उठाना। इस बात को कहने में हमको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी कि देयर always exists the possibility of kind of a class conflict। ये बात एकदम बांध लीजिए कि देखो भैया जब कभी भी मैनेजमेंट और वर्कर्स आमने सामने आएंगे, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा, ठीक है। द मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स। टेलर ने कहा कि देखो भैया कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नन,
लड़ाई झगड़े ने किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाया है कभी भी। द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स, किसी को भी लड़ाई झगड़े से फायदा नहीं मिलता। यहां से पढ़िएगा बेटा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, है ना। ये देखिए यहां से पढ़िए। He emphasized that there should be complete harmony between the management and workers। उनका मानना था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए। Both should realize that each one is important। दोनों को पता होना चाहिए कि दोनों ही जरूरी है। टेलर ने कहा कि देखो भैया, मेंटल रिवॉल्यूशन आना चाहिए बोथ ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, है ना। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। ओके, मैनेजमेंट, हाँ ये देखिए मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी, एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड। मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के शेयर्स मतलब समझ रहे हैं, अपनी कंपनी की जो प्रॉफिट हुआ है उसका थोड़ा हिस्सा वर्कर्स को भी देना चाहिए, और सेम टाइम पे वर्कर्स को बेहतर काम भी करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट अपना काम करे, वर्कर अपना काम करे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एक बार फटाफट से देखते हैं कि देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कह रहे हैं कि भैया अपनी वो है ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये नहीं करना है। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, है ना। कि भैया हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। This principle is an extension of harmony, not discord. Competition should be replaced by cooperation। भैया इस लाइन को रिक्वेस्ट है, नोट कर लो, बहुत काम आएगी हर जगह पे, और लिख के आओगे ना तो भैया पूरा नंबर पाओगे, पूरा। स्टार लगा रहा हूँ बेटा, जहां स्टार लगा रहा हूँ वही कीवर्ड है, लिख के आओगे कोई नंबर काट नहीं सकता है। Both should realize that they need each other। कंपटीशन को खत्म करना चाहिए, कोऑपरेशन को लाना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होना चाहिए, है ना। चलिए, इसके लिए मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन। इसके लिए मैनेजमेंट अपने कानों को बंद ना कर ले किसी भी तरीके के सजेशन के लिए, एंड वर्कर्स को हमेशा ही रिवॉर्ड देने की बात करें कि दे शुड बी रिवॉर्डेड, है ना, देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर किसी वर्कर ने ऐसा कोई आप कह सकते हो, अगर किसी वर्कर ने ऐसा कोई सजेशन दिया है जिससे कंपनी की कॉस्ट बच रही है, या बाय एनी मींस कंपनी को छोटा मोटा कोई भी फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वर्कर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। और सेम टाइम पे, ये देखिए ये भी एक कीवर्ड है, ये भी नोट कर लीजिए, स्टार लगा रहा हूं। सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम वर्कर शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड ऑन द मैनेजमेंट। देखिए सेम टाइम पे मैनेजमेंट को वर्कर्स का ख्याल रखना चाहिए, वर्कर्स को रिवॉर्ड देने चाहिए, सेम टाइम पे वर्कर्स को भी किसी भी तरीके की स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। मैं आपको कीवर्ड यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर वर्कर को उसकी प्रॉस्पेरिटी और एफिशिएंसी के हिसाब से डेवलप करो, यानी कि हर इंसान अपने 100% पोटेंशियल के साथ काम करे। बात इसकी भी हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज। बेटा कौन कितना काबिल है उसी से डिसाइड होगा कि मैनेजमेंट जो है कितना अच्छा काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कितनी ज्यादा हो रही है। Scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also to learn the best method development and consequences of scientific approach। क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। कह ये रहे हैं कि जो साइंटिफिक अप्रोच जब हम अपनाएंगे, बात समझिए, जब हम साइंटिफिक अप्रोच अपनाएंगे तो हम एक काम को करने का वन बेस्ट मेथड ढूंढेंगे। जब हम एक काम को करने का वन बेस्ट मेथड ढूंढते हैं तो वो जो एक बेस्ट तरीका है किसी भी काम को करने का, वो वर्कर्स तभी कर पाएंगे जब वर्कर्स के पास 3 चीजें होंगी, ठीक है। पहली चीज, वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरी चीज, उनको उनकी मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम बांटा जाएगा। और तीसरी चीज, जब हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तब जाके वर्कर्स जो हैं वो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं प्रोडक्शन के, उनको फुलफिल कर पाएंगे। देखिए
ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दे वर्क असाइंड शुड सूट हर हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, पॉइंट नंबर 2, कि सबसे पहले उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, उसके बाद उनको काम बांटो उनके मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से, और फिर उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का काम आपको करना है, ठीक है बेटा। ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब बात करेंगे भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, और ये वो टेक्निक्स हैं, देखो बेटा प्रिंसिपल्स हो गए, ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। सबसे पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप। मैं आपको ले चलता हूँ सीधे फंक्शनल फोरमैनशिप के चार्ट पे। यहाँ पे एक फैक्ट्री मैनेजर आपको नजर आ रहा होगा। फैक्ट्री मैनेजर अपना काम 2 लोगों में बांट रहा है। पहला है प्लानिंग इंचार्ज, जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करेगा। दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज, जो एक्चुअल प्रोडक्शन को देखेगा। इसमें पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। रूट क्लर्क प्रोसेस बताते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क समय और खर्चा बताते हैं कि कितना होना चाहिए काम को करने के लिए। और डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिन को इंश्योर करने का काम करता है। स्पीड बॉस देखता है कि काम सही समय पे हो रहा है कि नहीं। गैंग बॉस एक ग्रुप का लीडर होता है। रिपेयर बॉस देखता है, चेक करता है कि रिपेयर मतलब मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट्स का रिपेयर चलता रहे, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। थर्ड आता है बेटा इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करता है का क्या मतलब है कि वो घूम घूम के देखता रहता है कि भाई सारा काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे आपके स्कूल में इंस्पेक्शन होता है ना कॉपी को लेके, वैसे। चलिए अभी बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी हम लोग अपने फंक्शनल फोरमैनशिप की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फोरमैन। अच्छा मैं आपको बता दूं, फोरमैन जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। द फोरमैन रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर विद हुम द वर्कर्स आर इन फेस टू फेस कांटेक्ट ऑन अ डेली बेसिस। फोरमैन ही वो इंसान है जिससे वर्कर्स डेली बेसिस पे कनेक्ट कर सकते हैं। फोरमैन इज द लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर, वो लोवेस्ट रैंकिंग मैनेजर है, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। अब यहां पे देखते हैं कि फोरमैन का काम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले टेलर ने क्या किया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन को अलग अलग किया। ठीक है, और जिसको हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर है जिसके अंदर 2 लोग काम करते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 तरीके के काम होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, चलिए और उनका काम क्या है, देखिए उनका काम क्या है, ये है काम। ये आपको काम जानना है ना कि इन सबका काम क्या है, डिटेल में जानना है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर तो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फंक्शनल फोरमैनशिप आती है तो आप इसी कंटेंट के माध्यम से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। फिलहाल लिखा क्या हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं कि दीज 4 प्रिंसिपल्स वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा वो इंस्ट्रक्शंस देगा एम्प्लॉइज को, वो प्रोडक्शन का रूट बताएंगे, वो प्रिपेयर करेंगे टाइम एंड कॉस्ट शीट की कितना खर्चा होना है और कितना समय लगना है, और इंश्योर करेंगे कि डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है। प्रोडक्शन इंचार्ज का काम ये होता है, प्रोडक्शन इंचार्ज का, कि पर्सनल हु वुड वर्क वर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। कि भैया प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, इनका काम क्या है, वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आप लोग इसको भी एक स्टार बना लीजिए। इनका काम कहाँ से, यहाँ से शुरू हुआ। These respectively were responsible for timely and accurate completion of job. स्पीड बॉस चेक करता है कि काम सही समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है बेटा आपका गैंग बॉस, वो चेक करता है कि मशीन्स टूल्स आर रेडी फॉर ऑपरेशन, मशीन टूल फिट है या कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो आपका फंक्शनल फोरमैनशिप है ना, दैट वॉयलेट्स, ये वॉयलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को। ठीक है, कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहता है कि एक आदमी एक ही आदमी से, मतलब एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप में ऐसा नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो वर्कमैन है वो 8 अलग अलग लोगों से ऑर्डर ले रहा है, 1 2 3 4
5 6 7 8। आप मेरी बात समझ रहे हो कि यूनिटी ऑफ कमांड में प्रिंसिपल ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, लेकिन यहाँ पे कहानी आती है आपके फंक्शनल फोरमैन की, जहाँ पे एक वर्कमैन 8 अलग अलग लोगों से ऑर्डर ले रहा है। चलिए अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, ओके, देख लेते हैं यार स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेन कहानी है, स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशन। देखिए ये है आपका कीवर्ड और यही आपकी डेफिनेशन है। इतना लिख के आएंगे तो पूरे नंबर पाएंगे, कोई काट नहीं सकता आपके नंबर को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी तरीके के काम हो रहे हैं, सबके स्टैंडर्ड्स पहले से ही सेट कर। सर स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। जैसे आपका स्टैंडर्ड सेट है कि मुझे बोर्ड्स में 95+% स्कोर करना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड किसी भी चीज का हो सकता है, प्रोसेस का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, समय का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है, मशीन का हो सकता है। ये जो स्टैंडर्ड है ये बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो बेंचमार्क की तरह काम करते हैं और इन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ता है प्रोडक्शन के दौरान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, सबसे पहले टू रिड्यूस, अच्छा ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। अब आ जाते हैं बेटा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ ये देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। देखिए बेटा सबसे पहले आपको नीचे वाला लाइन समझा देता हूँ कि लोगों को कैसे काम करना है, मशीन को कैसे काम करना है, ये स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। उसके बाद किस क्वालिटी का मटेरियल आप लाएंगे, ये आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। किस क्वालिटी का सामान बनना है, यहाँ पे आउटपुट की बात हो रही है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका टाइप क्या होगा, साइज क्या होगा, फीचर क्या होंगे, ये सारी चीजें आती हैं स्टैंडर्डाइजेशन में। और ये भी है कि बेटा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स कैसे बन रहे हैं। और अब आपके मन में आ रहा होगा सर स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया, सर ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? तो वो भी समझ लीजिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि जो चीजें बेकार की है, जैसे एग्जांपल आप येलो शर्ट बना रहे हो, रेड शर्ट बना रहे हो, आप ब्लू शर्ट बना रहे हो, आप ब्लैक शर्ट बना रहे हो, आप व्हाइट शर्ट बना रहे हो, आपकी रेड शर्ट बिक नहीं रही है, ये सेल नहीं कर रही है, तो इसको एलिमिनेट करो, इसको बनाना बंद करो। अब इस क्या होता है एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिख के आना है। सबसे पहले आपको कीवर्ड देता हूं, ये लिखा हुआ है इसका कीवर्ड, simplification aims at eliminating superfluous variety, size and dimensions, while standardization implies devising new varieties instead of existing ones. Simplification ये कहता है कि देखो भैया, simplification aims at eliminating unnecessary diversity of product. अगर आप बेकार के प्रोडक्ट बनाते हो तो उनको बनाना बंद कर दो, इससे पैसा बचेगा आप ही का, लेबर, मशीन और टूल्स की कॉस्ट बचेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं सर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के ऊपर आएंगे बच्चों। चलिए देखिए ये फटाफट से समझ लेते हैं। जो मेथड स्टडी होती है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, कि एक काम को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, एक काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। वैसे तो एक काम को करने के बेस्ट तरीके बहुत से होते हैं, बेस्ट तरीका जानने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बेस्ट तरीका जानने के लिए कि एक काम को करने का बेस्ट तरीका है क्या है, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बेस्ट तरीका हर चीज का जानना है, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल लाने से लेकर कस्टमर तक सामान पहुंचाने तक जितने भी काम हो रहे हैं सब कुछ का वन बेस्ट मेथड होना चाहिए। टेलर का मानना था कि असेंबली लाइन भी मेथड स्टडी के अंदर आनी चाहिए। असेंबली लाइन का मतलब होता है बेटा जब आप प्रोडक्शन की प्रोसेस करते हो ना, प्रोडक्शन को एक प्रोसेस में करते हो तो असेंबली लाइन का कंसेप्ट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मोशन स्टडी। देखिए बेटा मोशन स्टडी क्या कहता है, मोशन स्टडी ये कहता है कि जब आदमी कोई काम कर रहा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बहुत सारे मूवमेंट करता है। उन बहुत सारे मूवमेंट में जो मूवमेंट बेकार के हैं उनको पहचानो और उनको एलिमिनेट करो।
Motion study refers to the study of movements like lifting, putting objects, sitting and changing position, which are undertaken while doing a typical job. एक काम को करने में अलग अलग काम होते हैं जो एक टिपिकल काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Unnecessary movements are sought to be eliminated. जितने भी unnecessary के मूवमेंट आप कर रहे हो उनको तुरंत ही एलिमिनेट करो ताकि कम समय लगे जॉब को कंप्लीट करने में. ठीक है बच्चों? ओके, आगे देखते हैं. ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप बॉडी ऑफ मोशंस को आराम से बैठ के देखोगे तो 3 तरीके की चीजें निकलती हैं. मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, ऐसे मोशन जिनको करना जरूरी है. मोशन विच आर इंसिडेंटल, ऐसे जो कभी कभी होते हैं. और मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, जो अनप्रोडक्टिव है उनको खत्म कर दिया जाए. ठीक है, अब आते हैं हम लोग बच्चों टाइम स्टडी पे. टाइम स्टडी हमसे क्या कहता है ये देख लेते हैं. टाइम स्टडी कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि हर काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो. ठीक है, टाइम मेजरिंग डिवाइस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क. हर चीज को मेजर करने के लिए टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यानी कि क्लॉक वगैरह का यूज करो. ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए हर काम को करने के लिए. सेवरल रीडिंग्स के बाद आप निकाल सकते हैं. ठीक है, बेसिकली the objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme and determining labor cost. देखो, जब आपको टाइम पता होगा बेटा कि मेरा इस काम को करने में टाइम कितना लगेगा, तो आप उसी हिसाब से लेबर लाओगे, उसी हिसाब से लेबर को आप ट्रेनिंग दोगे, आप इंसेंटिव स्कीम भी रखोगे और आप लेबर कॉस्ट भी डिटरमाइन कर पाओगे अगर आपको टाइम पता होगा तो. ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फटीग स्टडी पे. फटीग स्टडी क्या कहता है ये समझ लीजिए बेटा ध्यान से. फटीग स्टडी बड़ा इजी है भैया. फटीग स्टडी ये कहता है कि देखो भाई, एक वर्कर अगर लगातार काम करता रहेगा तो वो एक ही काम करते करते थक जाएगा. अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो वर्कर्स के कामों को पहचाने और अगर वो मेंटली या फिजिकली टायर्ड है तो उसको छोटे छोटे रेस्ट दें. A person is bound to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working. अगर एक इंसान लगातार काम करता जाएगा तो वो थक जाएगा. The rest interval will help one to regain stamina and work again with the same capacity. अगर आप उसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं तो वो सेम स्टैमिना के साथ काम कर पाता है और सेम प्रोडक्टिविटी के साथ भी काम कर पाता है. इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval and in completing a task. For example, normally in a plant work take place in 3 shifts of 8 hours each. एक प्लांट के अंदर जो वर्क हो रहा है वो 3 शिफ्ट्स में हो रहा है, 8 घंटे में हो रहा है. Even in a single shift, a worker has to be given some rest interval for lunch. अगर कोई काम हैवी मैनुअल लेबर, ये क्वेश्चन एज इट इज सीयूटी के पेपर में पूछा गया था कि अगर किसी काम में हैवी मैनुअल लेबर लग रहा है तो आप अपने वर्कर्स को स्मॉल पॉसेस प्रोवाइड करें. ठीक है, ताकि वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाए और फिर से उसी तरीके से एनर्जी के साथ काम कर पाए. आई थिंक द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. जी हाँ, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. और इसमें सिंपल सी एक बात आपको कहानी समझाता हूँ. देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स एफिशिएंट है उसको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, जो वर्कर्स एफिशिएंसी कम दिखा के काम कर रहा है उसको पैसे भी कम दो. यानी कि जो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको पर यूनिट के हिसाब से पैसा दो, उसको ज्यादा पैसा दो. ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अभी समझ लेते हैं पीस वेज सिस्टम किस चिड़िया का नाम. He wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. उनका मानना था कि efficient और inefficient workers में differentiation होना चाहिए. The standard time and other parameters should be determined on the basis of the work study discussed above. ठीक है, देखिए उनका मानना था कि हम रिवॉर्ड देंगे एफिशिएंट वर्कर्स को. So he introduced different rate of wage payment for those who performed above standard and those who performed below standard. For example, देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया आपको, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि सिंपल सी बात है, जो काम अच्छा कर रहा है उसको पैसा अच्छा दो, जो काम खराब कर रहा है उसको पैसा खराब दो. आप अपने घर पे बैठ के ये एग्जांपल आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन की. यहाँ पे मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में भी कुछ मुझे नजर आ रहा है. देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि mental revolution involves a change in the attitude of workers and management towards one another from competitive to cooperation. क्या कहा जा रहा है
कि मेंटल इवोल्यूशन में ये कह रहा है कि कह रहे हैं कि एक कंप्लीट मेंटल चेंज लेके आओ। मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में अच्छा अच्छा सोचे, वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में अच्छा अच्छा सोचे। यानी कि मैनेजमेंट वर्कर्स से लड़ाई ना झगड़ा ना करें, कॉपरेट करें, और वर्कर्स मैनेजर से भी कोई इधर उधर की डिमांड ना करें और उनको कॉपरेट करें, उनके काम में उनको हेल्प करें। फिलहाल अब हम लोग को पढ़ना है बेटा हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में दो बातें जान लीजिए। बात नंबर 1, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के थे। और बात नंबर 2 कि सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो कहां दे रखा है वो यहां दे रखा है, ये देखिए हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे whose theories concerning scientific organization of labor were widely influenced in the beginning of the 20th century। सिंपल सी है कि हेनरी फ्योल की जो थ्योरीज थी वो 20th सेंचुरी में बहुत फेमस हुई। He graduated from the Mining Academy of Saint Etienne in 1860 as a mining engineer। वो भी एक इंजीनियर थे। देखिए एफडब्ल्यू टेलर भी इंजीनियर थे, हेनरी फ्योल भी इंजीनियर थे। एफडब्ल्यू टेलर जो थे वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, और जो आपके हेनरी फ्योल है ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने ही वाज 19 ईयर ओल्ड इंजीनियर स्टार्टेड द माइनिंग कंपनी। अब इनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, और सीधे इन पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि इनको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको जनरल मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता था। जी भैया हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल जनरल मैनेजमेंट के फादर। इनके 14 प्रिंसिपल्स शुरू होते हैं अब, और इनके 14 प्रिंसिपल्स को याद करने की एक आसान ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना। राकू उसे साइड दो, ठीक है, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। राकू उसे साइड दो, और अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है। मतलब आपको ये चीज बतानी है कि आर से क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है, सी से, यू से, एस ई एस आई ओ ई डी ओ, समझ रहे हो? राकू उसे साइड दो। ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि किस किस में आप क्या क्या फिलअप कर रहे हो। मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, और ये भैया समझने में बड़े आसान लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो, डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब्स। कहा जा रहा है कि अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। कह रहे हैं कि हर जॉब के लिए एक ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ। अगर एक इंसान, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 पर्सन, अगर आप काम को डिवाइड करोगे तो एक इंसान एक समय पे एक काम करेगा। 1 पर्सन 1 टाइम 1 वर्क, जिससे कि आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, आप अपने उस काम में माहिर हो जाओगे। ठीक है, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू यूज ह्यूमन एफर्ट। अगर कोई बंदा अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा तो ही वो अपने बेस्ट एफर्ट के साथ काम कर पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आगे ले चलता हूं आपको। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेनरी फ्योल की लाइफ टाइम 1841 से 1925 तक। ये हेनरी फ्योल की प्यारी सी फोटो, और ये माइनिंग इंजीनियर थे, मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट थे। एजुकेशन हुई थी ग्रेजुएशन फ्रॉम माइनिंग एकेडमी एट सेंट एटिenne 1880, और इनकी एक माइनिंग कंपनी भी थी जिनका नाम था शैम्पेन डी कॉमेंट्री। ठीक है, या हो सकता है मैं पढ़ ना पा रहा हूँ, थोड़ी सी फ्रेंच लैंग्वेज लिखी हुई है ना। इनकी जो मेनली 4 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आए थे। ओके ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई भैया हमारे यूनिटी ऑफ कमांड की कहानी। अब देखिए बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी में क्या कहा जा रहा है। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी इंसान को कोई जिम्मेदारी दी जा रही है किसी काम को करने के लिए, तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पांसिबिलिटी इन द कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिया, अगर आपको किसी ने रिस्पांसिबिलिटी दी है, तो उसके साथ साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, द 2 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर ऑफिशियल अथॉरिटी व्हिच इज अथॉरिटी टू कमांड, एंड पर्सनल अथॉरिटी व्हिच इज अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर।
देखिए बेटा, दो तरीके की अथॉरिटी होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी जहाँ पे आपको कमांड देने की पावर मिलती है, और एक इंडिविजुअल अथॉरिटी जहाँ पे आप अथॉरिटी एज अ मैनेजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, और देखो ये है इसका कीवर्ड जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। ये देखिए, दिख रहा है, ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, ये इसका कीवर्ड है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजरियल पावर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं फुलफिल करने के लिए, तो उसको अथॉरिटी भी देना आप ही का काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विद द बायर। शी फाइंड दैट इफ शी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days, शी इज लाइकली टू क्लोज विद द डील व्हिच इज सपोज्ड टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन। देखिए भैया, यही कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक सेल्स पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि वो डील को क्लोज कर लेगी अगर उसको क्रेडिट पीरियड 60 दिन का दिया जाए, पावर हो उसके पास कि वो सामने वाले को 60 दिन का क्रेडिट पीरियड ऑफर कर सकती है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने मैनेजर को कहा कि ना 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 ना, आपको सिर्फ 40 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है। यानी कि कंपनी ने इन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी, जिम्मेदारी तो दी, लेकिन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं डिसिप्लिन के प्रिंसिपल की। देखते हैं भैया ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए ये प्रिंसिपल हमसे क्या कह रहा है, जरा इसको एक बार देखते हैं। चलिए, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल कह रहा है कि देयर शुड बी ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि देखो भैया, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल कह रहा है कि देखो भैया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं और जो भी एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट्स हैं उनको ओबीडियंस, उनका पालन करते रहो। ठीक है, हाँ भैया, ये देखिए, ये मेरी फेवरेट लाइन है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है तो मेरी फेवरेट बन गई। अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। इनका मानना यह है कि अगर आपको डिसिप्लिन इंश्योर करना है तो आपको हर लेवल पे समझदार सुपीरियर्स रखने होंगे, अगर कोई गलत करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगानी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन है हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, ये दोनों एक एग्रीमेंट में आए हैं whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment, जहां पे वर्कर्स को एक्स्ट्रा घंटे काम करना है बिना किसी एडिशनल पेमेंट के। तो बच्चा पार्टी, ठीक है, इन रिटर्न द मैनेजमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज वेजेस ऑफ द वर्कर्स व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। हियर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट। समझ गए? मैं बताता हूं। देखिए मैनेजमेंट ने ये वादा किया है, मैनेजमेंट, देखिए ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ने ये वादा किया है कि हम आपको एक्स्ट्रा घंटे अगर आप काम करते हो तो आपको हम वेजेस बढ़ा के देंगे। तो मैनेज और वर्कर्स ने कहा ठीक है भाई, हम मेहनत से काम करेंगे। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है ना, आप ऐसा काम करें कि मैनेजमेंट अपना वादा निभाए, अपने कमिटमेंट को ऑनर करे और वर्कर अपने कमिटमेंट को ऑनर करें, दोनों एक दूसरे के कमिटमेंट को ऑनर करें। ठीक है, तभी जाके डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल बड़ा अनोखा सा प्रिंसिपल है, बहुत लेकिन सादा सिंपल है, उच्च विचारों वाला है। ये कहता है कि देखो भैया, यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, जो एक सबऑर्डिनेट है ना, वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, वो अलग अलग सुपीरियर्स से ऑर्डर नहीं लेगा, सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्कर है और उसको एक ही टाइम पे बोला गया कि एक ने बोला कि जाओ चाय ले आओ, और एक मैनेजर ने बोला जाओ पानी ले आओ। अब अगर वो चाय लाएगा तो पानी मंगाने वाला ईगो पे ले लेगा, और अगर पानी लाएगा तो चाय मंगाने वाला ईगो पे ले लेगा। यानी कि दो अलग अलग लोग एक ही इंसान को एक समय पे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। दैट इज नॉट राइट। अकॉर्डिंग टू फेयोल, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, कि हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। If an employee gets orders from two superior at the same time, the principle of unity of command is violated.
The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. आप इतना लिख के आओगे, कोई आपके नंबर काट नहीं सकता है। सिंपल सी ये बात लिखी हुई है कि एक एम्प्लॉय दो सुपीरियर से ऑर्डर नहीं लेगा, वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा। अगर वो दो सुपीरियर से ऑर्डर लेता है तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should be moving towards the same objective। कह रहे हैं कि जितने भी यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होना चाहिए। थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट, इनका एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, है ना। ये देखिए, ये इनका कीवर्ड है, यहाँ पे कीवर्ड है तो ये स्टार बना रहा हूँ। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। ये कह रहे हैं कि एक हेड होना चाहिए एक प्लान का जिसके एक ऑब्जेक्टिव हो। हाँ, एक्टिविटीज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। इससे यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन बना रहता है। आगे आते हैं और बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है ये समझते हैं। देखिए, यहां पे ये कहा जा रहा है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। कहने के पहले इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को मत देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो। हर वर्कर के अपने कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। द कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जांपल द कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉइज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, यानी कि सैलरी कम देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी होगी वो अपने वर्कर से काम ज्यादा करवाना चाहती है, सैलरी कम देना चाहती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय को मैक्सिमम सैलरी चाहिए लेकिन काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में इन ऑल द सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आप इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को बाद में रखिए, पहले कंपनी के इंटरेस्ट को रखिए। साथ ही साथ ऊपर आते हैं तो देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस दे रखा है। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा जा रहा है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पांसिबल टू ओनली वन सुपीरियर। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कह रहे हैं कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिनके सेम ऑब्जेक्टिव हैं उनका वन हेड और वन प्लान होना चाहिए। यहाँ पे डुअल सबऑर्डिनेशन होने से बचाते हैं और यहाँ पे एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग होने से। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक इंसान एक ही का सबऑर्डिनेट बनेगा, दो लोग नहीं, मतलब दो लोग ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है लेकिन ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। तीसरा ये है। चौथे पे आते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है बेटा। ये कहा जा रहा है कि द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस व्हिच शुड गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या कहा जा रहा है, यही कीवर्ड है कि देखो भैया, हर एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलने चाहिए उसके जो भी वो काम दे रहा है उसमें। यानी कि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं 100 रुपए का काम करता हूँ तो मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। सेम टाइम पे कंपनी पे कर पाए इतना होना चाहिए, ठीक है। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, यानी कि जस्टिफिएबल होना चाहिए। अब आते हैं सर अपने 8 पॉइंट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए, जब अपनी पावर्स को एक इंसान अपने पास रख लेता है कंपनी में तो उसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जब अपनी पावर को एक इंसान बांट देता है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन तो उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे पावर्स का कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पे पावर्स का डिस्पर्सल होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, whereas इज डिस्पर्सल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है बेटा। आप पावर को अपने पास रखोगे कंसंट्रेट करके तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। आप पावर को सब में बांट दोगे तो उसे हम लोग डिस्पर्सल कहेंगे। फेयोल के अनुसार देयर इज अ नीड टू बैलेंस, फेयोल के अनुसार बैलेंस होना चाहिए। सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। क्या कह रहे हैं ये हेनरी फेयोल यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जब जरूरत पड़े तो जो एम्प्लॉइज हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ मैनेजमेंट के हाथ में ही हो। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस इन विच द कंपनी इज वर्किंग, ठीक है। चलिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन कितना करना है, पावर अपने पास कितनी रखनी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन कंपनी के अंदर चल रही है। अब आते हैं स्केलर चेन पे। स्केलर चेन को पढ़ाने से पहले मैं आपको स्केलर चेन का डायग्राम दिखाना पसंद करूंगा। ये स्केलर चेन का डायग्राम है जो आपको यहाँ पे बच्चों नजर आ रहा है। क्या कह रहा है ये डायग्राम आपसे, देखते हैं।
ये डायग्राम में ये कहा जा रहा है, देखो भैया ऐसा, मान लो ई को बात करनी है ओ से, तो ई पहले डी के पास, डी सी के पास, सी बी के पास, बी ए के पास, ए एल के पास, एल एम के पास, एम एन के पास और एन ओ के पास आएगा। ई डज नॉट, कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ओ। लेकिन यहाँ पे आपको डैश 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 वाली लाइन भी नजर आ रही है। ये डैश वाली जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक, यानी कि एक एम्प्लॉय डायरेक्टली बात भी कर सकता है, उसे गैंग प्लैंक करना पड़ेगा, यानी कि गैंग से बाहर निकलना पड़ेगा, गैंग को छोड़ना पड़ेगा। अब गैंग को बाहर कब कब छोड़ सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर्स भी हैं, सबऑर्डिनेट भी हैं। फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। ये आप भी लिख के आओगे तो आपको भी उतने नंबर मिलेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन should have a chain of authority and communication that run from top to bottom should be followed by manager and the subordinate। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी होनी चाहिए जो टॉप टू बॉटम फ्लो करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखिए, फ्योल कह रहे हैं कि this chain should not be violated in the normal course of formal communication. However, if there is an emergency, then E can directly contact with O। इसे हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि वैसे तो इस चेन ऑफ कमांड को आपको तोड़ना नहीं है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ये इमरजेंसी की कोई सिचुएशन है, तो आप इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को तोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है ऑर्डर। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं स्केलर चेन हमारा 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, और अब हम लोग आते हैं अपने 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि है ऑर्डर का। हेनरी फ्यूल का कहना ये है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। हेनरी फ्यूल का कहना ये है कि पीपल और मटेरियल अपने सही स्थान पे होने चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। इससे ऑर्डरलीनेस मेंटेन होती है। अगर हर चीज की अपनी सही जगह होगी तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कोई बाधा नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 11 यानी कि प्रिंसिपल नंबर 11 कहता है इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है, हाँ जी, देखिए, इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स वर्कर्स। इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस। देयर शुड बी, यहाँ पे देखते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी भी वर्कर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर को सभी को इक्वल मौके देने चाहिए और इक्वल चांसेस देने चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही सेक्स के बेसिस पे, मेल फीमेल, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बिलीफ और नेशनैलिटी के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं पेन पिंक कलर का और बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में कहा जा रहा है कि जब लोग आपके यहाँ काम करने आए तो रुकें, ठहरें और काम करें, जल्दी उनको ना हो जाने की। एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। देखो बेटा, एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए। अगर ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे तो ये बहुत खराब बात है, अगर कम लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉय टर्नओवर हमेशा ही मिनिमाइज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर, बट वन सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट। ठीक है, सबसे पहले जब किसी को लेके आओ ना तो उसको प्रॉपर जांच पड़ताल करके ही लेके आओ, ऐसे मत लाओ। ये कीवर्ड है, देयर शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। अपने एम्प्लॉइज को रीजनेबल टाइम दो रिजल्ट्स को शो करने का, उनको निकालो मत, उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दो। अगर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दोगे तो वो आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। आगे आते हैं और बात करते हैं बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जिसका नाम है इनिशिएटिव, और उससे भी नेक्स्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स, और यही हमारे दो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है।
पहले मैं आपको इनिशिएटिव का प्रिंसिपल कहता हूं बेटा। इनिशिएटिव के प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है कि मैनेजर जो है ना भैया, मैनेजर अपने वर्कर्स को इनकरेज करे, है ना, कि वो अपने प्लान्स खुद कैरी आउट करें। मैनेजर्स शुड इनकरेज वर्कर्स टू कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, इनिशिएटिव शुड बी इनकरेज्ड। ठीक है, कि वर्कर्स सेल्फ मोटिवेटेड रहे। देखो यार, मैनेजर्स को ना, वर्कर्स को ये समझाते रहना पड़ेगा कि देखो भैया, तुम्हें अपने प्लान्स खुद लेके आने होंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो ना, खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, एक कंपनी के पास एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, जहां पे भाई अपने वर्कर्स जो है वो सजेशन दे सके, अपनी कंप्लेंट को बता सके, जो भी उनको दिक्कतें हैं। एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल इज spirit de corps. Management should promote a team spirit of unity and harmony among employees. देखिए बेटा, यहाँ पे spirit de corps में कहा जा रहा है टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क, मैनेजमेंट टीम वर्क को प्रमोट करे। ठीक है, इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आप टीम वर्क को प्रमोट नहीं करते हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक मैनेजर को हमेशा ये कहना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा। हम और मैं में फर्क है, हम में एकता है, मैं में अहंकार है। हम का मतलब वी और मैं का मतलब आई। एक मैनेजर को हमेशा ये कहना चाहिए हम ये काम कर लेंगे, मैं ये काम कर लूंगा, कभी ये नहीं कहना चाहिए। चलिए, इसमें बेसिकली टीम स्पिरिट वगैरह की बात हो रही है। ठीक है बेटा, हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं बेसिक, एक बार उनको भी फटाफट से नजर मार लेते हैं। देखिए, हेनरी फ्यूल के जो मैनेजमेंट के हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स हैं, और एफडब्ल्यू टेलर के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ये टॉप लेवल के लिए हैं, ये लोअर लेवल के लिए हैं। ठीक है, हेनरी फ्यूल कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर यूनिटी ऑफ कमांड को इतना महत्व नहीं देते हैं। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, और एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के लिए। हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, एफडब्ल्यू टेलर के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए। हेनरी फ्यूल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और जो आपके ये एफडब्ल्यू टेलर है ये इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब रखते हैं। हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर हैं, जबकि एफडब्ल्यू टेलर साइंटिस्ट हैं। इनके प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इनके प्रिंसिपल को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे, और आप लोग भी इसी तरीके से इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं, समरी पढ़ सकते हैं। ये समरी देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए, ये आपका होमवर्क है, और मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आपने अपना होमवर्क किया या नहीं किया। क्योंकि बेटा, क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा, जब आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, जब आपको केस स्टडी करवाऊंगा, तो आपकी ये जो रीडिंग है ना बेटा, ये आपकी बेस्टी है। बेस्टी समझ रहे हैं ना, बेस्ट फ्रेंड। अगर आपने रीडिंग अच्छे से कर ली तो आपका जो रीडिंग जो आप जितनी करोगे एनसीईआरटी की, वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनता जाएगा बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी करने में। तो बेटा, ये सारे समरी पढ़ना आपका काम है। ठीक है, एंड अगेन मिलते हैं अगली सेशन में, जहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई, हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स अड्डा 24/7 पे। और अब सारे बच्चों से एक बात कहूंगा, इस सेशन को लाइक करो, सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहाँ से निकलो। ठीक है, सब्सक्राइब के बिना जाना नहीं है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम्हें ये क्लासेस कैसी लग रही है, मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। और तैयार हो जाओ बिजनेस इन्वायरमेंट के वन शॉट के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक आपके लिए आने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बिजनेस इन्वायरमेंट के वन शॉट में। बाय बाय बच्चों, कमेंट जरूर कर देना।